एक गांव में सुरेश और राम्या का एक विवाहित जोड़ा रहता था। स्वप्ना उनकी इकलौती बेटी थी, इसीलिए वो उससे बहुत लाड प्यार करते थे। स्वप्ना 11 साल की थी। कैंसर से पीड़ित राम्या की तबीयत अचानक बहुत खराब रहने लगी। राम्या को कई अस्पतालों में ले जाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। एक दिन वो बिस्तर पर पड़ी थी और उसने अपने पति और बेटी को बुलाया। सुनो, मुझे लगता है कि मैं अब और जीवित नहीं रह पाऊंगी। अगर मैं मर जाऊं तो तुम और हमारी बेटी अपना ध्यान रखना। ऐसा मत कहो राम्या, तुमको हम कुछ नहीं होने देंगे। मुझे नहीं पता जी, मेरी हालत बहुत खराब है। हमारी स्वप्ना की अच्छी देखभाल करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेटी स्वप्ना, कभी भी ऐसा कोई काम न करना जिससे तुम्हारे पापा को परेशानी हो। तुमको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है और अच्छा करियर बनाना है। ये मेरी आखिरी इच्छा है। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली और मर गई। ये देख स्वप्ना बहुत रोई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। उसकी माँ की मृत्यु के बाद स्वप्ना घर के सारे काम करने लगी। एक दिन जब वो बिना स्कूल गए 10 बजे तक घर का काम कर रही थी। ये क्या स्वप्ना, तुम अभी तक स्कूल नहीं गई बेटा? आज घर में बहुत काम है पापा, इसीलिए देर हो गई है मुझे। ये सुनकर सुरेश को स्वप्ना पर दया आई कि उसे इतनी कम उम्र में घर के कामों में खटना पड़ रहा है। ये सब छोड़ो, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा। कल से तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने उसे स्कूल छोड़ा। लौटते समय सुरेश को एक ख्याल आया। पता नहीं मैं कब घर पर रहता हूँ कब बाहर। स्वप्ना को घर में अकेला छोड़ना बहुत खतरनाक है, इसलिए बेहतर होगा कि किसी महिला से दोबारा शादी कर ली जाए। कुछ ही दिनों में उसने सुमा नाम की एक लड़की से शादी कर ली। सुमा के घर आने के बाद स्वप्ना की जिम्मेदारी कम हो गई। जब सुमा घर का सारा काम कर रही थी, स्वप्ना अपनी माँ की आखिरी इच्छा मानते हुए पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। जब भी सुरेश घर पर नहीं होता, सुमा स्वप्ना से एक शत्रु की तरह व्यवहार करने लगी। मैं इस सौतेली बेटी की सेवा में कब तक लगी रहूंगी? मुझे उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना है। ऐसा सोचकर वो सोफे पर बैठकर अकेली नाश्ता करने लगी। इसी बीच स्वप्ना स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। क्या माँ, आपने आज कुछ नहीं बनाया? मैं स्कूल जा रही हूँ, जल्दी से कुछ बना दो माँ। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा करने के लिए अपनी नौकरानी नजर आती हूँ? मैं तुम्हें तब तक खाना नहीं दूंगी जब तक तुम सुबह जल्दी नहीं उठोगी और हर दिन सारा घर का काम नहीं करोगी। जाओ, बिना नाश्ते किए जाओ। इतना कहकर उसने स्वप्ना को भेज दिया। जब स्वप्ना स्कूल से घर लौटी तो वो बहुत भूखी थी, क्योंकि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था। इसी प्रकार सुरेश के दफ्तर के लिए निकलते ही सुमा ने स्वप्ना से बर्तन साफ करवाए, कपड़े धुलवाए और घर के सारे काम करवाए। काम नहीं करने पर वो स्वप्ना को खाना नहीं दे रही थी। स्वप्ना घर पर काम कर रही थी, इसीलिए वो देर से स्कूल जाती थी और अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। एक दिन इसी तरह उसने घर का सारा काम किया और देर से स्कूल पहुंची। स्कूल मास्टर ने उसे कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया। स्वप्ना, तुम कुछ दिनों से देरी से आ रही हो। तुम समय पर स्कूल नहीं आती, कहाँ घूमती रहती हो? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। स्वप्ना ऐसे पूछने पर बहुत डर गई और बोली, प्लीज सर, ये बात मेरे पापा को मत बताना, उन्हें दुख होगा। इस तरह उसने सर से कहा कि उसकी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती है। ये सुनकर सर को तरस आया और उन्होंने स्वप्ना को अंदर बुला लिया। 3 दिन गुजर गए। एक दिन शाम को सर ने सुरेश से मिलकर उसे सारी बात बताई। आपकी बेटी ने मुझसे कहा था कि मैं आपको ये बात ना बताऊं, लेकिन वो बहुत होशियार लड़की है। मैं नहीं चाहता कि उसका भविष्य बर्बाद हो, इसीलिए आपको बात बता रहा हूँ। कृपया अदरवाइज न ले। इतना कहकर वो वहां से चले गए। ये सुनकर सुरेश बहुत नाराज हुआ और घर के अंदर गया और सुमा की पिटाई कर दी। सुमा, अगर तुम स्वप्ना से दोबारा इस तरह काम करवाओगी तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। इस तरह उसने सुमा को चेतावनी दी। फिर कुछ दिन बीत गए। क्योंकि सुरेश ने सुमा को पीटा था, इसलिए उसने अपने दिल में जहर पाल लिया था। इस लड़की की वजह से मेरे पति ने मुझे पीटा, मैं उसे अब आगे की पढ़ाई नहीं करने दूंगी। आखिर क्या समझती है खुद को? देखूंगी मैं भी इस लड़की को। इस तरह एक दिन जब स्वप्ना घर की छत पर खड़ी थी तो उसे नीचे धकेलने के लिए वो उसके पीछे गई, लेकिन वो हट गई और सुमा खुद ही नीचे गिर गई। ये देखकर
स्वप्ना परेशान हो गई और बोली, ओ नहीं, ये कैसे हुआ? माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, माँ कुछ नहीं होगा। इतना कहकर स्वप्ना उसे अस्पताल ले गई। इलाज के बाद डॉक्टर ने उन जख्मों पर मरहम लगाकर पट्टी बांध दी। उसके ठीक होने तक स्वप्ना ने उसकी बहुत सेवा की। ये देख सुमा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। स्वप्ना, मैं माफी चाहती हूँ बेटी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। इतने दिनों तक मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। ये कहते हुए वो बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों के बाद सभी घाव भर गए और सुमा स्वस्थ हो गई। उस घटना के बाद से सुमा ने स्वप्ना का एक सगी माँ की तरह ख्याल रखा। महापुम नामक गांव में महामारी की बीमारी फैलते ही सभी लोग मास्क पहनकर इधर उधर भटक रहे थे। एक दिन उस गांव में कोरोना टीकाकरण शिविर लगा। हम सभी इस कोरोना वायरस के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमारे कई गांव वाले मारे भी गए। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ ये लॉकडाउन काफी मुसीबत पैदा कर रहा है। वे हमारे गांव में भी वैक्सीन लगा रहे हैं। चलो कल चलते हैं। अगले दिन दोनों मास्क पहनकर टीकाकरण केंद्र गए। वहां एक स्वास्थ्य अधिकारी बैठा था। सर, हम दोनों को टीका लगा दीजिए। अरे पहले तुम मुझसे दूर रहकर बात करो। मुझे क्या पता कि तुम कहां से आ रहे हो। तुम यहाँ गंदे कपड़े और बदबूदार मास्क पहनकर आ जाते हो। तुम जैसे लोगों के कारण ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। सबसे पहले मुझे अपना रजिस्ट्रेशन दिखाओ, फिर दूंगा वैक्सीनेशन। क्या रजिस्ट्रेशन सर? पहले जाओ और फोन पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, तब आना यहाँ। सर, हम किसान हैं, हमारे पास फोन नहीं है। तो जाओ और मर जाओ। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाओ। ये सुनकर वो दोनों वहां से चले गए। घर पहुंचकर रमेश एक जगह बैठकर अपनी पत्नी को बुलाता है। सौम्या, मुझे पानी दो, बहुत प्यास लगी है। मैं ला रही हूं जी। इतना कहकर वो रमेश के पास आई। तभी रमेश का बेटा चिंटू वहां आया। पापा, आपको लग गया टीका? नहीं बेटा, हम जैसे गरीब लोगों को टीका नहीं लग सकता। हमारी किस्मत में इस बीमारी से मरना ही लिखा है। हमारी गरीबी हमें वैक्सीन भी नहीं लगने देगी। क्या कह रहे हो जी? मैं और कृष्णा टीकाकरण केंद्र गए थे सौम्या। उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन देना संभव नहीं क्योंकि हमने फोन से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। आप परेशान मत हो, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगले दिन सुबह चिंटू नहा धोकर मास्क पहनकर टीकाकरण केंद्र चला गया। सर, मैं कोरोना वैक्सीन लेने आया था। क्या तुमने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? नहीं सर, मैं नहीं करवा पाया क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है। यदि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम तुमको वैक्सीन नहीं दे सकते। जब चिंटू वहां से जा रहा था तो उनकी बातचीत सुनने वाले एक डॉक्टर को उस पर दया आई और उसने उसे बुलाया। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? मेरा नाम चिंटू है डॉक्टर साहब। चिंता मत करो, तुम जाओ और अपना आधार कार्ड ले आओ, मैं करा दूंगा रजिस्ट्रेशन, तब तुम टीका लगवा सकते हो। डॉक्टर साहब, पहले मेरे पापा और उनके दोस्त को टीका लगा दीजिए, उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, तुम जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ। आधार कार्ड लाना मत भूलना। चिंटू घर गया और अपने पापा रमेश और कृष्ण को डॉक्टर के पास ले आया। फिर डॉक्टर ने उनका रजिस्ट्रेशन किया। मुझे अपना आधार कार्ड दिखा दो, फिर तुम भी वैक्सीन लगवा सकते हो। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारे गांव में कई बुढ़े बुढ़िया हैं, प्लीज उन लोगों को भी वैक्सीन लगा दीजिए। ठीक है, तुम जाओ और उन लोगों की लिस्ट लेकर आ जाओ जिन्होंने अभी तक इस गांव में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। मैं रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें वैक्सीन लगा दूंगा। अगले दिन चिंटू ने वो लिस्ट तैयार की और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। फिर वो उन सभी ग्रामीणों को टीका देकर उनकी मदद करता है। उन ग्रामीणों ने उस डॉक्टर को उन्हें टीका लगाने के लिए धन्यवाद दिया।